नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं हम वैश्वीकरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व को आपस में जोड़ना, और किस रूप में जोड़ना, किसके जरिए जोड़ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे। एलपीजी, एलपीजी मीन्स एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? तो उसका आंसर होगा 1991 में। 1991 में। इससे पहले हमारा क्या स्ट्रक्चर था? इंडियन इकोनॉमी इज ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विदेशियों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं थे, निर्भर थे। भाई कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में हर चीज मौजूद हो, उसको कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी जो सेल्फ रिलायंट, इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल किसी पर निर्भर नहीं थे, निर्भर तो थे लेकिन कम थे। हमारे इधर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल था, हमारे इधर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल था, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और इसकी वजह से क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ होती है स्टैग्नेंट। वो ग्रोथ किस तरीके की होती है? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ना के बराबर ग्रोथ, यानी कि 1%, 0.5%, इस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी, इसलिए इस ग्रोथ को हम बोलेंगे स्टैग्नेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भी इंडिया ने 1991 में एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इसका क्या रीजन था, उसको अब हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम ग्लोबलाइजेशन पे, जो स्पेशली हमारा चैप्टर है ये ग्लोबलाइजेशन, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1950 से लेकर और वी कैन से 47 से लेकर 1991 तक इंडियन इकोनॉमी रही सेल्फ रिलायंट। इसमें एक चीज आप देखो भाई, 1991 के टाइम पीरियड में, 1990, इस टाइम पे हमारे इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटी उस टाइम पे आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारा देश फेस कर रहा था। और जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और
वो किस करेंसी के उसमें, डॉलर, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्यों, यूएस डॉलर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल करेंसी है, सभी एक्सेप्ट करते हैं उसको। फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो कम से कम 30 डेज का एक देश के पास होना चाहिए, कम से कम 30 डेज। लेकिन 1991 की सिचुएशन में हमारे साथ क्या होता है कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 30 डेज से भी काफी कम रह गया था। उसके लिए उस टाइम पे हमारे 1991 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे इस सिचुएशन से निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाती है। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास क्यों जाती, देखो आईएमएफ और आईबीआरडी। आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी मीन्स इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम आईबीआरडी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ल्ड बैंक को तो जानते हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक की जगह एक टर्म यूज कर दें हम आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों सेम। इन दोनों इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ वो 1945 में हुआ था, 1945 में। और एक चीज आप देखो, 1945 में ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि वो 2 वर्ल्ड वॉर फेस कर चुके हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 2 वर्ल्ड वॉर फेस कर चुके हैं, उनकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, कोलैप्स। उसको रिवाइव करने के लिए इन 2 इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ मींस जो कि मॉनेटरी हेल्प, पैसे से संबंधित मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करेगी। आईबीआरडी ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और तब हमारी 1991 में हमारी इकोनॉमी एक तरीके से स्ट्रगल कर रही है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस टाइम पे कहां पर जाते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनको यह सुझाव देता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन पे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लेके आने हैं, रिफॉर्म करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उस बेस पे फिर हमने 1991 में हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म किए, और रिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू हम लेके आए एलपीजी पॉलिसी 1991। हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, और जो हमारा मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन।
तो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे उदारीकरण। उदारीकरण। यहां पर एक मीनिंग देखो, लाइबर। लाइबर का मीनिंग क्या होता है? लाइबर का मीनिंग होता है फ्री। लाइबर का मीनिंग फ्री। क्या फ्री? जो हमारे इकोनॉमी के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी, उन रिस्ट्रिक्शन को हटा देना है। उन रिस्ट्रिक्शन को हटा देना है। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन थी? तो वो मैंने आपको बताया कि भी 47 से 91 तक इंडियन इकोनॉमी क्या थी? सेल्फ रिलायंट। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती थी प्राइवेट इन्वेस्टर पर। कोई विदेशी आते हैं, कोई विदेशी फर्म, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में आए, तो उसके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। तो वो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को हटाना, जो गवर्नमेंट इंपोज करती थी, उस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को हटाना, वही क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन। और अब इसमें देखो, ये इंडिया में पॉसिबल कैसे हुआ? इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं इसमें। अब गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, फर्म्स हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल में। बेसिकली आज के टाइम पे गवर्नमेंट का क्या रोल है? रूल एंड रेगुलेशन, फॉर्मेशन का। और प्राइवेट लोग भी अंडर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट लोग भी आसानी से यहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ? आफ्टर 1991 एलपीजी पॉलिसी। पहले भी था। इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई प्राइवेट फर्म थी ही नहीं, थी, लेकिन काफी कम थी। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता था। अब प्राइवेट इन्वेस्टर कोई आएगा, उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और गवर्नमेंट किस बेस पे काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के बेस पे। तो दोनों अपोजिट हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर पर तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, तो प्राइवेट इन्वेस्टर, चाहे वो इंडियन फर्म्स हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, किसी बाहर के देश की कोई फर्म है, वो इधर आने में एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करती थी। तो हमने क्या किया? हम लिबरलाइजेशन लेके आए, उदारीकरण हम लेके आए। इसमें हमने क्या किया? जो टैक्स था, टैक्स रिफॉर्म किए। टैक्स रिफॉर्म कैसे किए? अब देखो, कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट इधर आता है, कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट इधर आता है, उस पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। अब मान लो एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज, और उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाए 40 रुपीज, बाकी 10 रुपए स्पेंड हो जाएंगे उसके ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, फर्म है, उसको कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तब उसको कुछ बचेगा नहीं, तो वो इंडिया में क्या करने आएंगे? फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया?
इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन की, जो टैक्स बेस रिस्ट्रिक्शन थी उसको कम कर दिया। अब जैसे मान ले कोई प्रोडक्ट है 50 का, अब हमने टैक्स को रिड्यूस कर दिया, अब आपसे कितना, सिर्फ 10 रुपीज टैक्स लिया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं वो तो बिल्कुल फ्री भी कर दी, जीरो टैक्स, जो एसेंशियल कमोडिटी के केस में आती है, जो जरूरत की चीजें होती हैं। तो अब जो इन्वेस्टर है वो इधर आसानी से आ सकेगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट ये टैक्स जो कस्टम ड्यूटी है, अब आप बोलोगे इसको बिल्कुल खत्म क्यों नहीं करते, जब इसी से इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादा, और एक देश की इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए सबसे मेन क्या है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जब इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इस टैक्स को, कस्टम ड्यूटी वगैरह को खत्म क्यों नहीं करते आप। तो उसमें आप देखिए ये खत्म भी हम नहीं कर सकते। सबसे मेन ये इनकम का सोर्स है, गवर्नमेंट का इनकम सोर्स है, पैसा आता है टैक्स के रूप में, और उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है, गवर्नमेंट रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल और डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारा पैसा स्पेंड होता है, तो उसमें उस पैसे को स्पेंड किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, अब मान ले, देखो अब हमारा बहुत सारे दिन से भाई चाइनीज प्रोडक्ट बैन करो, ये आह्वान उठता रहता है देश में हमारे में। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत सारे बच्चे, आप सभी क्या मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, मोबाइल में एक स्क्रीन गार्ड लगता है, कोई चाइनीज स्क्रीन गार्ड है वो आपको 20, 30 रुपीज, 50 रुपीज में आसानी से मिल जाता है। और वही इंडियन फार्म्स हैं जो वहां से आपको स्क्रीन गार्ड मिलेगा 100, 150। और ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है, जो चीज हमें सस्ती मिलेगी हम उसको परचेज करेंगे, जो चीज हमें सस्ती मिलेगी हम उसको परचेज करेंगे। अब मान ले हम परचेज करने लगे चाइनीज प्रोडक्ट को, तो इंडियन फार्म्स कहाँ जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, जब उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, बंद होने के कगार पे हो जाएंगे। और अगर फार्म बंद होगी तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो जाएंगे, पहले ही बहुत हैं और भी हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन फार्म्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर फॉरेन ट्रेडर्स को बिल्कुल ही फ्री कर दिया तो वो क्या करेंगे, हमारी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, मान ले कुछ थोड़े से दिन के लिए तो उस प्राइस को क्या कर देंगे, लो। अब वो मल्टीनेशनल फर्म है, वो लॉस भी फेस कर सकती है कुछ दिन के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, इंडियन फर्म्स क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। फिर इनकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। क्या हो जाएगी, मोनोपोली। और मोनोपोली किसको बोलते हैं हम, एकाधिकार, सिर्फ एक का अधिकार। और जब एकाधिकार हो जाएगा तो ये फिर अपने मन मर्जी के प्राइस जितना, अब जैसे जो प्रोडक्ट ये 20 रुपीज का देते थे, अब ये जब सिंगल प्रोड्यूसर हैं तो ये उसी प्रोडक्ट को 1-2 साल बाद 200 रुपए का भी देंगे। तो गवर्नमेंट इंडियन फार्म्स और किसी भी देश का ये मैटर हो तो डोमेस्टिक फार्म को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। उसमें क्या होता है, मान ले कोई चाइनीज स्क्रीन गार्ड 20 रुपीज का है और हमारे इंडियन फार्म का वही स्क्रीन गार्ड 100 रुपीज का है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे 60-70 रुपए क्या लगा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसका फिर प्राइस क्या हो जाएगा, 80-90 रुपीज इसका प्राइस हो जाएगा।
और फिर उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बना रहेगा, इनके प्रोडक्ट भी सेल होंगे और इसके तो होंगे ही। ठीक है, तो इस तरीके की जो टैक्स है वो भी जरूरी है, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी राहतें दी ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इधर जल्दी आए, आसानी से आ सके। अब एक चीज होती थी, अगर भी मान ले मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, उसमें मेरे को बोला जाएगा ये लाइसेंस लेके आओ, वो लाइसेंस लेके आओ। डिजिटलाइजेशन नहीं था उस टाइम पे। मेरे को कोई काम, नया काम शुरुआत करनी है, उसमें मेरे को लाइसेंस में 1-2 साल लग जाए, लाइसेंस लेने में ही। फाइनली मैं क्या करूंगा भाई, इसमें तो इतना टाइम लगता है, या तो मैं इंडिया में बिजनेस ही नहीं करूंगा, या मैं ये बिजनेस ही नहीं करता, कहीं और जाके इस बिजनेस को हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, ये हम एक सीरीज के बेस पे इसको देखते हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी है। फैक्ट्री नहीं लगी है तो लोगों को इनकम भी नहीं होगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनकम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब इनकम नहीं है तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे कुछ चीज की, तो डिमांड भी डिक्रीज, और डिमांड भी नहीं है तो सप्लाई भी नहीं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। आप डिमांड कीजिए, आपको सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो सप्लाई डिक्रीज। अब सप्लाई डिक्रीज तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, ये साइकिल चलता रहेगा और हम इस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट क्या लेके आई, लिबरलाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म किए, आसानी से आपको अप्रूवल मिलेगा इधर आके बिजनेस करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज तो इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, और फिर सप्लाई इंक्रीज, ये चलता रहेगा। क्लियर है। अब मैं बार बार एक टर्म का यूज कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है एफडीआई की फॉर्म में और एक होता है एफआईआई की फॉर्म में। एफडीआई का क्या मतलब होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब पहले हम इनको समझेंगे, ये क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ये होता है, कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इधर आए, अपना बिजनेस करे, हम अपनी फैक्ट्री वगैरह खोले, प्रोडक्शन यूनिट इधर लगाए। इससे क्या फायदा होगा, एक तो जो प्रोडक्ट वहां पर मैन्युफैक्चर होगा वो हमें सस्ता मिलेगा, दूसरा हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तीसरा उसमें जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो हमारा इंडियन होगा।
तो इससे बहुत सारा फायदा होता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट होता है शेयर एंड बॉन्ड में। किसमें? शेयर एंड बॉन्ड। और शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है बॉन्ड के रूप में, शेयर के रूप में, उसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये कभी हमारी मार्केट में लगता है और विद इन सेकेंड ये किसी दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? शॉर्ट टाइम पीरियड। अब मान लो इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम कर रही है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। बाई चांस कोई नेचुरल कैलेमिटी, हमारी इकोनॉमी अगर वीक परफॉर्मेंस करे तो ये पैसा हमारे से विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, विद इन डे ये आउट भी हो सकता है। सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। एफडीआई जिसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी इसका एग्जांपल कोई भी ले, जैसे अमेज़न। अमेज़न इधर सोनीपत में अमेज़न के प्लांट हैं, इधर बहुत सारे बच्चों को इसमें रोजगार भी मिला हुआ है। दूसरा, हमारा रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है। तीसरा, अब यहाँ से जो इनकम होगी, यहाँ से जो इनकम होगी, इससे जो स्मॉलर फर्म है, जो अब देखो इसका डिलीवरी का काम है, इसमें हमारी बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स वो भी इसमें एंगेज्ड है। तो हमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहिए ज़्यादा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये था आपका टॉपिक लिबरलाइजेशन। और नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन हिंदी में इसको बोलेंगे हम निजीकरण। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? देखो उस टाइम पे, यानी कि टाइम कौन सा है? 1991। उस टाइम पे जो फर्म गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और वो घाटे में चल रही थी, जो गवर्नमेंट फर्म घाटे में चल रही थी, उनको क्या कर दिया जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। उसको, उन फर्म्स को प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जाएगा। या तो उनका कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज, जैसे 50%, 60% या 70% इस तरीके से दिया जाए, या पूरा कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब क्या है? वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है। अब गवर्नमेंट वर्किंग में और प्राइवेट की वर्किंग में बहुत सारा डिफरेंट है। अब गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के थ्रू वो कंपनियां घाटे में चल रही थी, उसकी वजह से जो हमारे रिसोर्स भी उन्हीं में यूज हो रहे थे और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका कुछ शेयर प्राइवेट लोगों को देगी और वहां से इनकम जनरेट करेगी, और उसको हम एक प्रोसेस और बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, एक और नाम देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट अपनी जो फर्म थी उसका कुछ पार्ट प्राइवेट लोगों को दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया, मे बी 2-3 साल बाद वो कंपनी टोटली शट डाउन करना पड़ जाए और इससे इनकम का बिल्कुल लॉस हो जाएगी, और जो इन्वेस्ट उसमें किया था वो भी बर्बाद चला जाएगा।
ये है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, अब इस प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पहले बहुत सारी फर्म गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर प्राइवेट लोग इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और आप देख रहे हो आपके आसपास के सर्कल में बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स यहाँ पर ऑपरेट हैं, करती है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसकी डेफिनेशन, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, थ्रू ट्रांसपोर्ट और थ्रू कम्युनिकेशन और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? इंटरनेट। ठीक है, थ्रू ट्रेड, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। अब इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, पहले भी कनेक्ट थे, ट्रेड पहले भी हम करते थे, लेकिन वो फास्टेस्ट नहीं था, कुछ ही देशों के बीच में सीमित था। आज हम पूरे विश्व के साथ जुड़ चुके हैं। विद इन 24 आवर हम विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो गया? फास्ट। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू। और हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेड में सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है? MNCs। MNC का मतलब क्या हुआ? MNCs का मतलब क्या हुआ? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। भाई ऐसी फर्म जो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती हो, जिसकी श्रृंखला, जिसकी ब्रांचेज बहुत सारे देशों में हो, उसको हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ट्रेड इजी हुआ बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये भी। कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, ये सब चीजें रिलेट करती हैं। और हमने अपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में कब लाया? 1991। और इसका मतलब क्या हुआ? अब भी कोई भी इंडियन फर्म बाहर जाकर इन्वेस्ट कर सकती है। भाई उस पर रिस्ट्रिक्शन जो थी वो हमने हटा ली। कोई भी इंडियन फर्म बाहर जाकर इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। और कोई बाहर वाले देशों की जो फर्म है, MNC है, जैसे मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, अमेजोन, मैकडोनाल्ड, ठीक है, और बहुत सारी मोटर गाड़ियां हैं जो टोयोटा वगैरह, और भी बहुत सारी हैं, तो ये सब इंडिया में आकर बिजनेस कर रही। क्यों? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन वगैरह को हटा लिया। ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है CBSE और HBSE एग्जाम में, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ MNCs। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और यहां पर है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ MNC। अब पॉजिटिव क्या है? भाई MNC इधर आएगी, हमारा ट्रेड, और वी कैन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज होगा।
ठीक है। अब हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई नई टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे। देखो बहुत सारी एमएनसी जो हैं वो जो लोकल फर्म है उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करती हैं, और जो लोकल फर्म है वो कोलैबोरेशन में काम कर रही है एमएनसी के साथ, तो उसको भी टेक्निक्स का पता लगेगा, वो भी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकती है। नई नई मशीनें, नए नए टूल्स हमें मिलते हैं, तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन बढ़ती है, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। हमारी एज ए पीपल हमारी चॉइसेस इंक्रीज। पहले हम इंडिया के लोग सिंपल खादी वस्त्र पहनते थे, और आज हम तरह तरह की जैसे जीन्स वगैरह ये सब पहनते हैं, तो इससे हमारी क्या हुई, चॉइस इंक्रीज हुई, हमारा कल्चर चेंज हुआ। हमारा कल्चर चेंज हो गया। हालांकि ये नेगेटिव में आएगा, तो मैं इसको यहां पर बता रहा हूं चॉइस वाले मैटर से रिलेट। ठीक है, ठीक है, हमारी चॉइस क्या हो गई, इंक्रीज, हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए। अब मान ले देखो, अगर मोटर कार की मैं बात करूं तो हमारी जो लोकल फर्म है, तो उसमें महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है। लेकिन अब फॉरेन फर्म के आने के बाद आपके पास देखो कितनी चॉइस है, आपकी चॉइस इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, स्मॉलर फर्म्स में भी compete इन वर्ल्ड। जो लोकल फर्म है वो भी वर्ल्ड के साथ, पहले तो एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके पूरे वर्ल्ड में compete कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट में हम देखें, एवोल्यूशन ऑफ स्मॉलर फर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ स्मॉलर फर्म्स बंद भी हो जाती हैं। अभी यहाँ पर तो हमने देखा इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये बंद भी हो जाती हैं। कैसे, उसका एग्जांपल आप देखो, भी मान ले कोई एमएनसी इधर आई, मान ले इंडिया में ही वो आई, वो क्या करेगी, आते ही पहले, अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो कई बार बहुत सारे जो स्मॉलर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनके टोटल बजट से कंपनी का बजट ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करती है, वो थोड़े से टाइम के लिए लॉस फेस करेगी। कैसे भाई, मान ले कोई एमएनसी आई, वो पहले क्या कर देगी, प्राइस को कम कर देगी। जो कस्टमर है, अब जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिससे हमें सस्ता मिलेगा हम उसकी तरफ जाएंगे, तो हम सारे कस्टमर कहाँ पहुंच जाएंगे, एमएनसी के पास, जिसकी वजह से जो स्मॉलर फर्म है, लोकल फर्म्स हैं, वी कैन से लोकल फर्म्स, वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वो शट डाउन हो जाएंगी, और इसका क्या हो जाएगा, एमएनसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, एक का ही अधिकार हो जाएगा मार्केट पे, और जो कि अच्छा नहीं होता। मार्केट में कंपटीशन सबसे अच्छा होता है। अगर कंपटीशन नहीं है, एकाधिकार है, तो वो एज ए कस्टमर हमारे लिए परेशानी वाला होगा। नेक्स्ट, हमारा कल्चर इंपैक्ट करता है, इम्पैक्ट ऑन कल्चर। हम अपने पुराने कल्चर को, कस्टम को छोड़ते जा रहे हैं, और हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या आता है, जीन्स वगैरह,
ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इससे क्या हो जाता है, देखो एक पॉजिटिव पॉइंट में मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल है, टेक्निकल एबल है, वो उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उनको रोजगार मिलता है एमएनसी के आने के बाद। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, वो पहले तो लोकल फर्म्स में उसको काम मिल ही रहा था, लेकिन एमएनसी के आने के बाद एमएनसी अनस्किल्ड लेबर को नहीं लेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट, इसके फायदे ज्यादातर अर्बन एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में ज्यादा है, लेकिन रूरल एरिया में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नो इम्पैक्ट इन रूरल एरिया, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एमएनसीज का है तो काफी कम है। ठीक है, बहुत सारे जो अर्बन एरिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल फर्म आती है, वहां पर जो स्किल्ड लेबर होता है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनकी इनकम भी बढ़ती है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। लेकिन गांव में जो अनस्किल्ड लेबर है, या शहर में भी है अनस्किल्ड लेबर, तो वो और भी अनएम्प्लॉयड, उनको पहले जो रोजगार मिल रहा था वो भी छिन जाता है। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी। अब आपसे एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डायरेक्ट में भी आप ये सेम आंसर लिख सकते हो। उसमें फिर अगर आपसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो उसमें आप प्राइवेटाइजेशन को भी शामिल करोगे और आप लिबरलाइजेशन को भी शामिल करोगे। अब प्राइवेटाइजेशन को शामिल करोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें देखो तो इसमें आप देखो भाई, आप मान ले आपसे पूछा जाए नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मैं बोल रहा हूं, बाकी पॉइंट तो जो मैंने एमएनसी के बताए वो आप यहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसमें एक पॉइंट आप लिखोगे नेगेटिव इम्पैक्ट में। अब भी प्राइवेटाइजेशन मीन्स भाई प्राइवेट लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है, और प्राइवेट वर्क फॉर प्रॉफिट। लेकिन जो पहले सिस्टम था, पहले सिस्टम था क्या, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। तो जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी, सामाजिक भलाई के काम करती थी, वो अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद अब ज्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, एक और आता है पॉइंट भी, जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था उस टाइम पे हमारी सिचुएशन क्या थी, हम रॉ मटेरियल को तो इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, इसका तो हम निर्यात करते हैं, और फिनिश गुड है
उसका हम इंपोर्ट करते हैं, आयात, यानी कि दूसरे देशों से हमारे देश में आता है। ये होना चाहिए अपोजिट। हम जो फिनिश गुड है उसका तो आयात करें और निर्यात करें और रॉ मटेरियल का आयात करें। अब क्यों? क्योंकि अगर मान ले रॉ मटेरियल है उसका प्राइस है मान लो 10 रुपीज पर केजी, और वही फिनिश गुड अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसका प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज पर केजी। ये एक एग्जांपल है। तो आप 10 रुपए की चीज बेचना पसंद करोगे या 100 रुपए की? तो ये अपोजिट केस है हमारे से। तो ये था हमारा चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने ज़्यादा फोकस करना है ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।